इथे मी सोशल लाईफमध्ये जे कार्यक्रम होतात त्यामध्ये मी ॲक्टिव्ह आहे. जसं आता आम्ही म्हटलं की काही हम बोलना जाए, जसं आम्ही ऑनलाईन कॅडर कॅम्प वगैरे असं घेत असतो. म्हणजे लोकांना प्रबोधित करणं हे काम आहे आणि ते करायला पाहिजे. जोपर्यंत आपण लोकांना प्रबोधित करणार नाही तसे ते जागणार नाही. आणि इथे जे लोक आहेत, जे आलेले आहेत, तर हा कसा आहे, बहुजन समाज का आर्थिक विकास हा आपला एक प्रोग्राम आहे आणि त्या प्रोग्राममार्फत तुम्ही आलेले आहात. जर इथे म्हटलं असतं की तुमचा विकास कसा होऊ शकतो आणि तुम्हाला बिझनेस कसा मिळू शकतो, तर गर्दी कदाचित जास्त असती. परंतु बहुजन समाज का आर्थिक विकास कैसा हो, तर दुसऱ्यांचा विकास करायचा असेल, सर्वांचा विकास करायचा असेल, तर आपण सहसा घेऊ इच्छित नाही. माझा स्वतःचा विकास कसा असेल तर त्या बाबतीत आपण नेहमी उत्सुक असतो आणि ती गर्दी जास्त राहिलेली असते कदाचित. तर इथे जे लोक आलेले आहेत, खरोखरच त्यांना स्वतःच्या विकासाबरोबर सर्वांचा विकास कसा होईल ह्याबद्दल सर्वांना तळमळ आहे. म्हणून कमी लोक असले तरी पण ते जाणते लोक आहेत आणि ते सेल्फ म्हणजे त्यांना वाटतं की ह्या बहुजन समाजाचा विकास व्हायला पाहिजे, म्हणून इथे सर्व लोक आलेले आहेत. मी नयन लोखंडे, एज्युकेशन BE.M.Tech, 5 वर्ष लेक्चरशिप, जॉब केला रायसोनी कॉलेजला. नंतर कळलं जॉबमध्ये काही मतलब नाही. बिझनेस सुरू केला. 2019 पासून माझी एक फर्म सुरू आहे, AR एंटरप्राइजेस नावानी. त्या फर्मच्या अंडर आम्ही सगळ्या प्रकारचे जे होम क्लिनिंग प्रोडक्ट्स आहे, होम केअर प्रोडक्ट्स, ज्यांना आपण डिशवॉश, हँडवॉश, टॉयलेट क्लीनर्स, ग्लास क्लीनर्स, हे सगळ्यांचं मॅन्युफॅक्चरिंग करतोय मी. 2019 पासून ती फर्म आता सुरू आहे, खूप चांगल्या पद्धतीने सुरू आहे. दीप डोंगरे सर पण मला सपोर्ट करतात. त्यांचं हाऊसकीपिंगचं काम आहे, मॅनपॉवरचं काम आहे त्यांचं, तर ते माझ्याकडनं केमिकल्स रेग्युलर बेसिसवर परचेस करत असतात. आपल्या बऱ्याचशा लोकांनी मला जागोजागी हेल्प केली आहे, व्यवसाय प्रोव्हाइड केलेला आहे, तर मी सगळ्यांचा खूप मनपूर्वक आभार आहे. जसं मी दीप डोंगरे सरांसोबत जुळलो आहे, अशाच प्रकारे मी बऱ्याचशा बिझनेस ग्रुपसोबत जुळलेलो आहे, ज्यांचं कुठे ना कुठे एक उद्दिष्ट आहे की बहुजन इकॉनॉमी क्रिएट व्हायला पाहिजे, बहुजन लोकांनी बिझनेसमध्ये पुढे यायला पाहिजे. अशा बऱ्याचशा संस्थेसोबत, ऑर्गनायझेशन सोबत मी जुळून काम करत आहे. सबको जय भीम. मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ सब जिंदा लोग होंगे. हम लोग मरे नहीं ना, जिंदा है ना? ठीक है, तो हम जोर से बोलेंगे जय भीम, जय भीम, जय भीम. यस, तो अभी थोड़ा सा ऊर्जा आई है कार्यक्रम में. तो जय भीम. मैं दीप डोंगरे, बाय प्रोफेशन मैं एक बिजनेस पर्सन हूँ और हम लोग मैन पावर के कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं. तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स में, शोरूम्स में हमारा मैन पावर जाता है. अलग अलग टाइप का मैन पावर, जैसा उनको चाहिए वैसा हम लोग देते हैं. पिछले 20 साल से हम लोग इस बिजनेस में हैं. लगभग 150 के आसपास मेरे पास मैन पावर रहता है. वो कम ज़्यादा होता है, कभी ज़्यादा कभी कम. तो ये तो हो गया मेरा प्रोफेशन. अब हम लोग जिस चीज़ के लिए यहाँ पे आए हैं हम उस पर बात करते हैं. जितने भी लोग यहाँ हैं, मैं चाहूँगा आप बिल्कुल दिल खोल के बोले. आपके मन में जो जो चीज़ें आपको लगती है कि हमारा बहुजन समाज कैसे आगे बढ़े, तो उस पर मैं आपको बिल्कुल पूरा समय दूंगा. हमने यहाँ पे 6 बजे तक के समय हमने बुक किया है. ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं. तो मैं चाहूँगा कि स्क्रीन पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान दें. तो ये जो हमने प्रोग्राम रखा है, ये प्रोग्राम हमने क्यों रखा है कि भाई बहुजन समाज का आर्थिक विकास. तो बहुजन समाज का आर्थिक विकास ये प्रोग्राम हमने इसलिए अरेंज किया है क्योंकि आज भी हमारा बहुजन समाज पिछड़ा हुआ है. जितना प्रोग्रेस हमने करना चाहिए था वो हमने अभी तक नहीं किया है और अभी भी हमारे समाज में बहुत कुछ करना बाकी है. हम लोग कर रहे हैं, नहीं कर रहे ऐसा नहीं है, कर रहे हैं, लेकिन उसका स्पीड कम है. अगर ये स्पीड से चलेंगे तो सालों लग जाएंगे. तो फिर हमने कैसे काम करना चाहिए जिससे हम लोग बहुत जल्दी मतलब अचीव करें, टारगेट्स को अचीव करें. तो हम स्लाइड की तरफ जाएंगे कि बहुजन समाज जो है, व्हाट इज प्रेजेंट स्टेटस ऑफ बहुजन इकोनॉमी. मतलब आज की जो है हमारा जो बहुजन समाज है, तो उसका इकोनॉमी का क्या स्टेटस है. क्योंकि देखिए हर पर्सन जो है, हम लोग धार्मिक पे बोलते हैं कार्यक्रम लेते हैं, हम लोग राजनीतिक पे बोलते हैं कार्यक्रम लेते हैं,
हम लोग शैक्षणिक पे कार्यक्रम लेते हैं, लेकिन इकोनॉमिक पे बहुत कम लोग बोल रहे हैं। ठीक है, आप सभी बिल्कुल नॉन है कि सबसे बड़ी अगर कोई सत्ता है तो वो राजनीतिक सत्ता है। मतलब हम लोग गवर्नमेंट में आ जाए, हम लोग अपनी सरकारें बना ले तो हमको उसके सबसे ज़्यादा फायदे होंगे। हम अपनी कम्युनिटी का बहुत अच्छे से उसको प्रोग्रेस कर सकते हैं। लेकिन सत्ता में आना ये सब अभी फिलहाल तो थोड़ा सा दूर लगता है, मतलब इतने में हम लोग सत्ता में आए ऐसा लगता नहीं है। तो नो डाउट कि जो राजनीतिक सत्ता है वो सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। अगर आप सत्ता में है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। आप छोटी से छोटी चीज़ का दाम कम ज़्यादा कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी महंगी चीज़ का दाम कम ज़्यादा कर सकते हैं, पॉलिसीज डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन हम नंबर 1 जो है जिसको हम बोल रहे हैं राजनीतिक सत्ता, उस चक्कर में नंबर 2 को भूल रहे हैं। तो नंबर 2 क्या है? सत्ता के कई विकल्प होते हैं, जैसे मैंने बोला कि राजनीतिक सत्ता। तो दूसरी सत्ता कौन सी है? दूसरी सत्ता है आर्थिक सत्ता। आज हम बोलते हैं ना भाई किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा है तो बड़ा आदमी हो गया। तो हमने इस बात को स्किप नहीं करना चाहिए। इस बात पे, ये जो आर्थिक विषय है इस पे खुल के हमने बात करनी चाहिए। और जो जो ऑप्शंस होंगे, जो जो विकल्प होंगे वो हमने लोगों तक पहुंचानी चाहिए कि क्या क्या ऑप्शंस है वो, जिससे हम लोग ये जो टारगेट है हम लोग अचीव कर सकते हैं। तो हमने कुछ स्टडी किया है, तो हम लोग अभी स्लाइड की तरफ मुड़ते हैं। तो बहुजन इकोनॉमी जो है उसका प्रेजेंट स्टेटस क्या है और व्हाट इज और शेयर इन होल इकोनॉमी। अगर हम समझते हैं कि आज हमारे देश की इकोनॉमी जो है वो पूरी इकोनॉमी में हमारा जो बहुजन इकोनॉमी है उसका शेयर कितना है। मान के चलिए कि पूरे देश की इकोनॉमी अगर हम 100 रुपये काउंट कर ले फॉर एग्जाम्पल, तो फिर बहुजनों की इकोनॉमी कितनी है 100 में से? 5 है, 10 है, 15 है। हाँ, तो नेक्स्ट, अब इसको बहुत सिंपल वे में कैसे समझे। मैंने बहुत बड़ा विषय आपके सामने रखा, भाई देश की इकोनॉमी इतनी तो बहुजनों का हिस्सा कितना, बराबर। तो बहुत सिंपल वे में हम इसको देखते हैं। आप देख रहे होंगे कि हम नागपुर का उदाहरण लेते हैं। अगर नागपुर में 500 क्लिनिक और हॉस्पिटल्स है सब मिला के, हो सकता वो 1000 भी हो या 2000 भी हो, मैंने एक एग्जांपल लिया है कि अगर नागपुर में 500 क्लिनिक या हॉस्पिटल है तो हमारे कितने, बराबर। अगर नागपुर में 500 या 1000 हॉस्पिटल्स होंगे तो हमारे कितने। दूसरा एक और उदाहरण दे रहा हूं, अगर शोरूम्स और वर्कशॉप, जैसे हम लोग 2 व्हीलर लेते हैं या कार लेते हैं, तो हमने अगर 2 व्हीलर लिया है तो क्या हमने हमारे समाज के किसी शोरूम से लिया है क्या 2 व्हीलर? हमारे समाज के किसी कार के शोरूम से लिया है क्या हमने अपने लिए कार? तो वही क्वेश्चन है कि अगर नागपुर में 100 शोरूम्स और वर्कशॉप है तो हमारे कितने। और आसान भाषा में समझाए तो इसमें अगर हमारे नागपुर में 100 स्कूल कॉलेजेस होंगे तो हमारे कितने। और एक उदाहरण है कि अगर हमारे नागपुर में जितनी फैक्ट्रीज होंगी तो उसमें से हमारे कितने। हमारे हैं, मैं नहीं है ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। अभी अभी अमिताभ मिश्रा सर ने बताया कि उनका बहुत बड़ा कारोबार है और खुशी होती है ऐसा जान के कि हमारे लोग भी उसमें हैं। बट उसका जो शेयर है वो कितना है। अगर आपकी कम्युनिटी को आगे बढ़ाना है, हमारा बहुजन समाज को आगे बढ़ाना है, तो वो शेयर देखना पड़ेगा कि हमारा शेयर कितना है। तो नेक्स्ट स्लाइड। तो अभी मैंने जैसे बोला है कि हमारे कितने, तो अगर आप स्टडी करोगे तो आपको दिखेगा दैट मीन्स और बिजनेस शेयर इज वेरी लो इन होल इकोनॉमी। हमारा जो बिजनेस शेयर्स है वो बहुत कम है। बिजनेस इकोनॉमी में हमारा जो शेयर है वो बहुत कम है। ठीक है, तो हाउ और कम्युनिटी विल प्रोग्रेस, मतलब ऐसी कम्युनिटी या ऐसा समाज जिसका बिजनेसेस में शेयर नहीं के बराबर है या कम है, तो फिर वो कम्युनिटी प्रोग्रेस कैसे करेगी। आपको ये जेन्युइन सवाल लग रहा है कि नहीं। आगे, तो आप बहुत बार सुनते होंगे ये स्लाइड मैं आपको जो दिखा रहा हूं, आप बहुत बार सुनते होंगे। इसमें लिखा है कि 15% पीपल हैविंग 90% वेल्थ, 15% लोगों के पास 90% की संपत्ति है और 85% लोगों के पास में बस 10% है। मतलब ये एक प्रकार से असमानता होगी, आर्थिक असमानता हो गई।
बाबा साहब ने हमें समता का ये दिया है कि सब लोग समान हो, सबकी बराबर हिस्सेदारी हो। तो ये जो स्टेटस है कि भाई 15% जो है लोगों के पास में 90% वेल्थ है और 85% लोगों के पास सिर्फ 10% है। तो इसका मेजर रीजन क्या है? अब देखिए, इकोनॉमी सिर्फ बिजनेस से नहीं होती, मैं ये मानता हूँ। कोई अगर नौकरी करता है तो वो भी इकोनॉमी पे अफेक्ट करेगा। कोई अगर कलाकार है, आर्टिस्ट है, वो भी इकोनॉमी पे अफेक्ट करता है। कोई प्रोफेशनल्स है, डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, वकील है, सीए है, तो ये भी इकोनॉमी पे इफेक्ट करते हैं। मतलब अगर हम बोले जाए कि पूरे देश में जितने भी सीए होंगे तो फिर हमारे कितने, पूरे देश में जितने सीए होंगे वो पूरे सीए लोग जो है इकोनॉमी पे अगर उनका कुछ परसेंटेज होगा तो फिर हमारे कितने हैं, उसमें हमारी इकोनॉमी कितनी है। तो ऐसा थोड़ा सा डीप में जाएंगे तो हमें ये विषय समझेगा। नेक्स्ट, तो अब ये क्यों हो रहा है? देखिए, बिजनेसेस जो है उसका शेयर इकोनॉमी में सबसे ज्यादा होता है, ठीक है? तो इसीलिए हम अभी बिजनेस की तरफ आ रहे हैं। तो ये हमारे कम्युनिटी में आप देखेंगे तो 10% लोग जो है, 10% पीपल डूइंग बिजनेस, 90% पीपल डूइंग जॉब्स, बराबर है? अगर आप पूरे देश में देखोगे तो आपको 10% लोग जो है वो बिजनेस में दिखेंगे और 90% लोग जॉब। अब जॉब पे हम लोग क्यों गए, इस पे थोड़ा सा जाना चाहिए हमने। जॉब पे क्यों गए? क्योंकि बाबा साहब ने हमारे लिए कुछ सुविधाएं दी। भाई हमको रिजर्वेशन है तो उसमें नौकरी में रिजर्वेशन हो गया, तो सब लोगों ने सोचा कि चलो हम अच्छी पढ़ाई करते हैं, अच्छे मार्क्स लाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो हमें नौकरी मिल जाएगी। और गवर्नमेंट नौकरी मिल गई तो फिर तो क्या कहने, फिर तो लाइफ लॉन्ग बढ़िया लाइफ सेट हो गई। तो ये जो कंसेप्ट हम लोग सोच रहे थे कि भाई हमें गवर्नमेंट सर्विस मिल जाएगी तो प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन आज की सिचुएशन आप देखिए, क्या आज नौकरियां है? मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। देखिए, मैं भाषण देने नहीं आया, इसीलिए मैंने स्टेज नहीं रखा यहाँ पे, ना स्टेज रखा, ना स्टेज पे लोग रखे कि भाई वो भाषण दे और फिर हम चले जाए, ऐसा नहीं है। सर बताइए, हमारे पास अभी नौकरियों की हालत क्या है? सर, पहले जो लोग सर्विसेज में आए हैं वो बिकॉज ऑफ रिजर्वेशंस, जो कि हमें हमारे परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया था, उसकी वजह से आए हैं। अभी उसका परसेंटेज इसलिए लो हो रहा क्योंकि रिजर्वेशन ही नहीं रहा, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। और तो हमारा तो कहना ऐसा है कि रिजर्व इसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। खैर, ये बातें तो और है, मैं वो आगे बात करूंगा। तो जब मुद्दा ये है कि अभी नौकरियां नहीं है, ठीक है, तो फिर हमारी इकोनॉमी कैसे बढ़े? भाई हम नौकरियों पे डिपेंड थे। आज जो लोग रिटायर हो चुके हैं, या इवन मैं तो ये कहूँगा कि आज जो गवर्नमेंट सर्विस में है, उनको बिल्कुल ये चिंता है कि मुझे तो नौकरी मिल गई लेकिन मेरे बच्चों को मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये चिंता है कि नहीं? बिल्कुल। तो नौकरियां जो है वो अभी रही नहीं, तो नेचुरली हमें अभी कहाँ जाना पड़ेगा? बिजनेस की तरफ जाना पड़ेगा, ठीक है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको कि बिजनेसेस की हालत क्या है। हमारे जो लोग हैं वो कितने % लोग बिजनेसेस में है, और हमारा बहुजन इकोनॉमी जो है, बहुजन इकोनॉमी में हमारा शेयर कितना है, ये भी हमने प्रीवियस जो स्लाइड है उसमें हमने बताया था। तो अभी इसका हम दुष्प्रभाव क्या हो रहा है या इसका नुकसान क्या हो रहा है? अगर हमारे अपने बिजनेसेस नहीं है तो इसका नुकसान क्या हो रहा है? एक नुकसान मैंने इस पे लिखा है, आप स्लाइड पे देख सकते हैं। When our youngsters go for job to other community, though they are highly educated and capable, they are not getting higher post there. मतलब 10% लोग हमारे बिजनेस में हैं, हमारे कम्युनिटी के, बहुजन समाज के, और 90% जो बिजनेस में है वो कौन सी कम्युनिटी के? दूसरी कम्युनिटी के हैं। तो ज्यादा जॉब किनके पास है? दूसरी कम्युनिटी के पास है। मुझे बहुत सारे फोन्स आते हैं, क्योंकि मैं एक बिजनेस पर्सन हूँ, मैं लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता हूँ, तो मुझे बहुत सारे फोन आते हैं। कोई कहता है कि भाई मेरा लड़का इंजीनियर हुआ है, आपके पास कोई जॉब है क्या? कोई बोलता है कि किसी ने, मेरा लड़का ITI हुआ है तो उसके पास कोई जॉब है क्या? तो ऐसे बहुत सारे फोन आते। एक बार तो मेरे पास में PhD किया हुआ आ गया, भाई मैं सुपरवाइजर का काम आपके पास करने के लिए तैयार हूँ। मेरे समाज का PhD किया हुआ पर्सन मेरे पास सुपरवाइजर का काम करने के लिए तैयार है। तो ये सिचुएशन है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। तो हम मुद्दे पे आते हैं कि भाई 90% जो बिजनेसेस है वो दूसरे समाज के लिए है। तो अभी क्या होता है कि जब हमारे समाज के युवाओं को जब नौकरी चाहिए, उनको मजबूरन दूसरे समाज में जाना पड़ता है नौकरी के लिए। पर वहाँ क्या होता है, दूसरे समाज में जब हमारा युवा जाता है तो उनको वहाँ पे हायर पोस्ट नहीं मिलता है।
जैसे मैंने बोला कि कोई पीएचडी है, कोई इंजीनियर है, ठीक है, तो वो कोई एमबीए है, कोई जाएंगे दूसरे समाज में तो वो उनको कोई एडमिन का पोस्ट या एचआर का पोस्ट या मैनेजरियल पोस्ट वहाँ पे जल्दी से ऑफर नहीं होता है। बहुत थोड़े परसेंटेज में होता है। अपने बंदा कोई बहुत ही बढ़िया है और उसको उनको ज़रूरत है उस बंदे की, तो उसको मिलता भी है, मैं इसके लिए भी डिनाई नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मेजॉरिटी अगर आप देखोगे तो दूसरे समाज में जब हमारा युवा जाता है तो उसको हायर पोस्ट नहीं ऑफर की जाती, उसको बोलते हैं कि भाई आप एक सुपरवाइजर बन जाओ। बहुत से लोगों को बोलते हैं कि भाई मेरे पास में तो गार्ड की ड्यूटी है वही कर लो, मेरे पास में हाउसकीपिंग की ड्यूटी है वही कर लो। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है, ये सच्चाई हम बताने के लिए ये कार्यक्रम लिए हैं ताकि लोगों तक ये पहुंचे। तो फिर अब ये जो अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है, तो ये सॉल्व करने के लिए अभी हमें क्या करना पड़ेगा? अभी हमने बताया कि हमारे बिजनेसेस ही नहीं है, इसीलिए नौकरियों का प्रॉब्लम है। हमारे युवा नौकरियों के लिए दूसरे समाज पे डिपेंड है और दूसरे समाज के पास में ज़्यादा बिजनेसेस है तो आर्थिक महासत्ता वो समाज है, हम नहीं है, ये फैक्ट है। आर्थिक महासत्ता वो है। अच्छा, हो सकता कुछ लोग बोलेंगे, देखिए मैं हर विषय को छूना चाहता हूँ डिटेल में, हो सकता कि बहुत से लोग बोलेंगे कि हमारा कोई ना कोई बंदा छोटा मोटा काम करता है, बिल्कुल करता है। किसी की किराना की दुकान होगी, किसी का छोटा मोटा कुछ भाजीपाला का बिजनेस होगा, है ना, बहुत लोगों के है। लेकिन उनका टर्नओवर कभी आपने देखा है क्या? एक छोटा किराना दुकान या एक भाजीपाले का बिजनेस करने वाला पर्सन, क्या उनका टर्नओवर लाखों में होगा? अब जब लाखों में टर्नओवर नहीं होगा तो प्रॉफिट भी कहाँ होगा उनको? तो हम कर रहे, कुछ तो भी कर रहे हैं, मतलब हम कर रहे, नहीं कर रहे ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं, लेकिन हमारा जो शेयर है होल इकोनॉमी में वो बहुत कम है, वो बहुत कम है, ठीक है। तो अभी हमारे सामने क्या है कि भाई वी मस्ट क्रिएट और बिजनेसेस, और सिर्फ बिजनेसेस नहीं, बिग बिजनेस हाउस, बिग बिजनेस हाउस। तो बिग बिजनेस हाउस जो है, नेक्स्ट, हाँ थोड़ा सा एक प्रीवियस, हाँ, तो हमें बड़े बिजनेसेस शुरू करने चाहिए, ठीक है। अब बड़े बिजनेसेस हमने क्यों शुरू करने चाहिए, इस पे एक स्लाइड है, उस पे आऊंगा, लेकिन अब ये करेगा कौन? अब भाई हमने मुद्दा तो उठा दिया कि भाई हमारे समाज का बिजनेस में भागीदारी तो बहुत कम है, ठीक है। अब बड़ा बिजनेसेस जो है वो हमने करना चाहिए। अब अगर कोई एक पर्सन बोले कि मुझे बड़ा बिजनेस करना है, मान लीजिए कि थूल साहब ने सोच लिया या उके साहब ने सोच लिया, ठीक है, या और किसी ने सोच लिया कि मुझे बड़ा बिजनेस करना है। अब बड़ा बिजनेस के लिए हमें बड़ा कैपिटल चाहिए, बड़ा फंड चाहिए। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि कोई पर्सन पूरा अपना घर बार बेच के रास्ते पे आके बिजनेस शुरू कर दे। क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है। तो फिर हमारे पास में ऑप्शन क्या है? तो हमने ये जो एक शुरू किया है महासूर्य फाउंडेशन, इसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि महासूर्य फाउंडेशन एक ऐसा हम ग्रुप तैयार कर रहे हैं, एक सोशल ग्रुप। इसके बारे में भी एक स्लाइड आएगी जिसके बारे में हम आगे बताएंगे। तो ये ग्रुप क्या करेगा? बिजनेस से शुरू करने के लिए लोगों को इकट्ठा करेगा, उनको बिजनेस नॉलेज देगा, उनको उनके नाम से कंपनीज खड़ी करके देगा। अब वो कैसे करेंगे देखते हैं। नेक्स्ट, अभी आप अगर नागपुर का थोड़ा सा स्टडी करोगे, हमने थोड़ा बहुत किया है, इसमें कुछ कम ज़्यादा हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं पूरी तरह से परफेक्ट हूँ, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो नागपुर में 20,000 बुद्धिस्ट पीपल है जिनका खुद का मकान है और उनकी इनकम 50,000 के ऊपर है। मैं समझता हूं यहां पे भी बहुत लोग होंगे जिनका खुद का मकान है और उनकी इनकम 50,000 के ऊपर है, बराबर है। और ऐसे लोग आपको बहुत इजीली मिल जाएंगे। आज नागपुर में मकान लेना है तो कम से कम 30-40 लाख 50 लाख के कम में मकान नहीं मिलता है, ठीक है। तो कहने का मतलब हमारे पास में 20,000 ऐसे लोग हैं जिनका खुद का मकान है, उनकी इनकम 50,000 के ऊपर है, चाहे वो बिजनेस पर्सन हो, चाहे वो प्रोफेशनल्स हो, चाहे वो गवर्नमेंट सर्विस में हो, ठीक है। नेक्स्ट, तो अगर हम ये कंसिडर करें कि ये जो 20,000 लोग हमने डिफाइन किए हैं कि भाई ये 20,000 लोग हैं, उसमें से अगर 10,000 लोग जो है ना, वो 10,000 लोग ही अगर बाबा साहब के प्रति पूरी निष्ठा दिखाए। अब पूरी निष्ठा क्यों? निष्ठा पे 1 मिनट मैं बात करना चाहता हूं।
बहुजन समाज के लोग और खास करके हमारे जो एससी लोग बोलेंगे हम लोग, ठीक है, वो निष्ठा रखते हैं। मुझे इसमें कोई शक नहीं कि वो बाबा साहब को, एक भी आदमी नहीं मिलेगा जो बाबा साहब को नहीं मानता, कोई एक नहीं मिलेगा, सभी मानते हैं, बाबा साहब को मानते हैं। लेकिन मेरा एक छोटा सा ऑब्जेक्शन है, उनके प्रति जो निष्ठा है ना, जो निष्ठा है उनका कम ज्यादा हो सकता है। अब मैं कैसे उसको काउंट करता हूं? अभी ये माइक चल रहा है, उसमें बटन है, नीचे करोगे तो इसका आवाज कम होगा, मतलब वॉल्यूम कम होगा, परसेंटेज कम, आवाज कम। उसको बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, परसेंटेज ज्यादा। तो मैं निष्ठा को ना परसेंटेज में काउंट करके आपके सामने रखना चाहता हूं, ठीक है? तो निष्ठा पे आया है तो एक बात मुझे बोलनी पड़ेगी। बाबा साहब ने बोला था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। क्यों ऐसा बोला था? उनका ऐसा मानना था कि मैंने ये जो लोग हैं, मेरे लोग हैं, इनके लिए मैंने इतना सारा कुछ किया। तो उनका एक अपेक्षा था कि जो पढ़े लिखे होंगे उनके पास में बहुत सारा पैसा होगा, उनके पास में टाइम होगा, उनके पास में बुद्धि भी होगी, तो वो आने वाले समाज को मतलब उनको हेल्प करके उनको भी आगे लेके आएंगे। हम लोग बोलते हैं ना, एक परिवार होता है, परिवार में अगर हमारे यहाँ पे 5-6 सदस्य है और अगर एक ही नौकरी पे लगा है तो वो क्या करता है? दूसरे को भी पढ़ाता है, दूसरे को भी कहता है कि भाई आप पढ़ो, आप भी मेरे जैसे बनो। तो ये जो हमारा जो एक मैत्री होती है या अपनापन होता है कि हमने अपने लोगों को आगे लाना चाहिए, ठीक है, तो इसमें हम लोग कहीं ना कहीं थोड़े से कम हुए हैं। अब कम कैसे हुए? बाबा साहब ने बोला था कि आप जो भी कमाते हो उसका 20वां हिस्सा आपने समाज के ऊपर में खर्च करना है, बेहतरी के लिए 20वां हिस्सा खर्च करना है। अब 20वां हिस्सा आसान भाषा में बोलूं तो 100 रुपए में से 5 रुपया। किसी की सैलरी अगर 1 लाख रुपए होगी तो वो उसका 5% इज 5,000 रुपीज। मतलब बाबा साहब ये चाहते थे कि जो महीने का 1 लाख रुपए कमाता है वो हर महीने 5,000 रुपए समाज के ऊपर खर्च करे। तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या ये सच में होते आपको दिख रहा है? अगर किसी पर्सन की इनकम महीने की 1 लाख होगी तो वो सच में 5,000 रुपए समाज के ऊपर में खर्च करता है? ऐसे लोग हैं भी, लेकिन वो बहुत कम है, बहुत कम है। तो ये हमने करना चाहिए। जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्होंने अपनी जिम्मेवारी हमको समझना पड़ेगा, और अगर अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं तो फिर जो हमारा समाज है, बाकी समाज है, वो समाज का क्या होगा? क्योंकि बाबा साहब के मन में ऐसा तो नहीं था ना कि भाई अगर 2% लोग गवर्नमेंट सर्विस में आ गए तो उनको क्या 2% लोगों का ही भला करना था? 2% लोगों का ही भला करना था क्या? नहीं ना। तो अगर 2% लोग नौकरी में है तो उनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो बचे हुए 90% लोग कैसे आगे आए, इसके ऊपर वो ध्यान दे। मैं एक छोटा सा उपक्रम चलाता हूँ नागपुर में, तथागत सुपरमार्केट। तथागत सुपरमार्केट कंसेप्ट यही है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हम लोग कैसे क्रिएट करें। अभी इस पर्टिकुलर चीज़ में सबसे पहले मैं चंद्रजीत जी को बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा एक सब्जेक्ट और बहुत ही एक अच्छा मॉडल, आई वुड से मॉडल लाया है जो सभी को लेकर चलने के लिए और सभी को साथ में रख के चलने के लिए एक बहुत ही कारगर साबित हो, मेरी ये आशा है। मैं साथ में एक थोड़ा सा निगेटिव पार्ट भी बोलूँगा चंद्रजीत जी कि बी प्रैक्टिकल, थोड़ा सा ग्राउंड पे काम करेंगे और थोड़ा सा और एनालाइज करेंगे, थोड़ा सा और डीप डाइव जाएंगे तो मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक दैट विल वर्क। बिल्कुल। सेकेंड थिंग, लास्ट बट नॉट लिस्ट, आई वुड लाइक टू से कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक बिजनेसमैन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो शायद हमारे पास में बहुत कम दिखाई देता है। क्या कोई आंसर दे सकता है इसका कि एक बिजनेसमैन को बिजनेस चलाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या चाहिए? क्या चाहिए? पेशेंस, ओके, और फंड्स, और मुझे लगता है बिजनेस चलाने के लिए बेस्ट प्लान की आवश्यकता है। बेस्ट प्लान। और मुझे बीइंग अ बिजनेसमैन ये एक पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा कि एक बिजनेस चलाने के लिए सिर्फ और सिर्फ कस्टमर की ज़रूरत है, सिर्फ और सिर्फ कस्टमर। एक पोहे वाला भी धंधा चला सकता है और एक अच्छा खासा 5 लाख 5 करोड़ का मॉल लेकर आदमी बैठा हुआ धंधा नहीं कर सकता है।
तो कस्टमर कैन मेक और ब्रेक। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको कस्टमर बनना पड़ेगा एक दूसरे का। जब तक आप एक दूसरे का कस्टमर नहीं बनेंगे तब तक कि आप कितने भी प्लान ले आएं, प्लान सक्सेसफुल नहीं होगा। आप कितने भी बजट दे दें, कितना भी आप MAGP, PAGP, CMGP सब दे दें, इफ कस्टमर विल नॉट बी देयर देन देयर विल बी नो सर्वाइवल ऑफ एनी ऑफ द बिजनेस। तो आपको कस्टमर बनना पड़ेगा। अपने जेब से 50 रुपए का पेट्रोल खर्च करिए, लेकिन अपने दुकान में जाइए, अपने आदमी के पास जाइए। मैं ये नहीं कह रहा मेरे पास आइए, लेकिन अपने आदमी ढूंढिए और ढूंढ के निकालिए और अपने आदमी से वो 2 रुपए का व्यवहार करिए, क्योंकि हर एक रुपया, हर एक सिंगल पैनी उस आदमी के लिए 1 करोड़ से ऊपर हो जाती है, लेकिन आपके लिए सिर्फ वो 1 रुपया है। वो 1 रुपया बचाइए। यहाँ पे CA बैठे हैं, अमिताभ जी बैठे हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं कि हर एक सिंगल पैनी की एक बैंक के ट्रांजैक्शन में क्या वैल्यू है। अगर आप बैंक का ट्रांजैक्शन दिखाएंगे बैंक को, तो आप ऑटोमेटिकली फाइनेंशियली ऊपर जा पाएंगे। मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा, बी ए कस्टमर फर्स्ट, और सिर्फ बिजनेस करने के हिसाब से मत जाइए किसी के पास में कि मुझे बेचना है। बिजनेस का सिंपल उसूल है, गिव एंड टेक, यानी देना है तो लेना भी है और लेना है तो देना भी है। तो जब तक गिव एंड टेक होगा नहीं समाज में, जब तक बिजनेस का ये कंसेप्ट आप लेके नहीं चलेंगे, तब तक के कोई बिजनेस नहीं चल पाएगा। ये कड़ू सत्य है, लेकिन इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ढूंढिए अपने दोस्तों को, ढूंढिए अपने रिश्तेदारों को, और 1-1 रुपया उसको दीजिए इन स्पाइट ऑफ गिविंग टू एनीबडी। 2-2 रुपए के लिए 2 रुपए सस्ते में यहाँ मिलता है, 5 रुपए सस्ते में ये मिलता है। उनकी पीढ़ियां चल चुकी है, तो वो फ्री में भी देंगे आपको। लेकिन आपका आदमी अगर 10 रुपए महंगा भी देता है ना, तो आपको जाना होगा। ये जिम्मेदारी है आपकी, इतना ही आपके हाथ में है। कुछ मत कीजिए, कोई सोशल डेवलपमेंट नहीं, कुछ नहीं, कोई बड़ी बातें करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको करना है अपने हिस्से का काम। आपके हिस्से में कितना है, आपकी बैंडविड्थ कितनी है, सिर्फ इसको देखिए, और उसी के साथ में आप देखिए धीरे धीरे कारवां बढ़ता चले जाएगा, और मेरे ख्याल से बूंद बूंद करके ही सागर बनेगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मैं सिर्फ 2 मिनट लूँगा आप लोगों के। जैसे कि बहुत अच्छा काम कर रहे दीप डोंगरे साहब, जिन्होंने इतना बड़ा ग्रुप फाउंड किया है, उसी के ऊपर मैं बात करूँगा। हम सब डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को जानते हैं। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने 1935 में ही सेल्फ इकोनॉमी की शुरुआत कर दी थी। आपको पता है अमेरिका में ब्लैक लोग रहते हैं। उन्होंने 1800 में ही एक स्लोगन बोला था, बी ब्लैक बाय ब्लैक। उसी के संदर्भ में बाबा साहब आम्बेडकर ने एक पेपर निकाला था, स्मॉल होल्डिंग एंड इट्स रेमेडीज। आज ब्लैक लोगों की 4 ट्रिलियन से ज़्यादा की इकोनॉमी है, यानी कि 500 लाख करोड़ की। और सेल्फ इकोनॉमी की बात करते हुए बाबा साहब आम्बेडकर ने 1946 में इसकी शुरुआत भी कर दी थी। उन्होंने एक सोसाइटी की स्थापना की थी, जिसका नाम है आनंद कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो मटुंगा मुंबई में स्थित है, जहाँ पे आज भी 8 उसकी दुकानें हैं और एक ऑफिस है। तो बाबा साहब ने उसी वक्त हमको बताया था कि हम लोगों को अपनी खुद की इकोनॉमी तैयार करनी पड़ेगी। या आज भी हम लोगों को पता नहीं है कि 1946 में बाबा साहब आम्बेडकर ने इसकी शुरुआत कर चुकी। तो आज हम इसके ऊपर हम काम करते हुए 2019 से हम लोग इस पर काम कर रहे हैं, और इसी के संदर्भ में हमारा एक ग्रुप है बहुजन बिजनेस फोरम, जिसका एक हमने लोगों को बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म उपस्थित कराया है, जहाँ पे हम बहुजन लोग का एक संकल्प है कि हम अपने लोगों को बिजनेस दे और उनके बिजनेस को आगे बढ़ाए। तो जैसे बी ब्लैक बाय ब्लैक की इकोनॉमी है, उसी तरह से हम चाहते हैं कि हम अपने लोगों का एक सोशल कैपिटल तैयार करें। उसके संदर्भ में 30 अक्टूबर को आने वाले यहाँ पे टेकानाका स्थित ग्रामीण पुलिस मुख्यालय में हमारा एक कार्यक्रम आयोजित होने वाला है, इवेंट, जिसमें हम लोग ने एक उद्योजक मेड़ावा आयोजित किया है, जहाँ पे आप सभी को निमंत्रण है। आप भारी संख्या में वहाँ पर आए और अपने जो समाज के उद्योजक है उनके बिजनेस को देखें, वो क्या बिजनेस कर रहे हैं उनको देखें और उनसे खरीदने की कोशिश करें, उनके बिजनेस को समझे और उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। जय भीम, जय भारत। सब लोगों का एक ही फोकस होता है कि आप सभी मिलके, हम सभी मिलके इकोनॉमी को बढ़ाना है, बिजनेस को बढ़ाना है। लेकिन कैसे करना, क्या है, क्या स्टेप्स लेने हैं,
तो सबसे पहले जैसे अभी थोड़ी देर पहले यहाँ तथागत क्या मार्केट के उन्होंने क्या बोला कि पर कस्टमर चाहिए तब आप बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन उनकी बात सही है लेकिन कुछ मायने तक नहीं। कस्टमर तभी आपके पास आएगा जब उसको ज़रूरत है उस चीज़ की। तो इकोनॉमी यानी क्या होता है? इकोनॉमी अगर बढ़ाना है, सपोज मेरा टॉपिक ही आज इकोनॉमी के बारे में बताना है, तो इकोनॉमिक्स को समझते हैं सबसे पहले। तो इकोनॉमिक्स यानी क्या होता है? बिजनेस क्या होता है? यहाँ बैठे सभी लोगों का, जो जितने भी लोग हैं यहाँ, एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करना, ये ही एक बिजनेस है। अगर आपके ज़रूरत की चीज़ मेरे पास है तो आप आएंगे ही मेरे पास ये लेने के लिए, लेकिन हमको बहुजन इकोनॉमी को बढ़ाना है तो एक दूसरे को पहले जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि आपके क्या क्या बिजनेसेस हैं, है ना? बिजनेस के बारे में जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें ये ही जानना है कि हमको कौन सा प्रोडक्ट चूज करना है और कौन से गुड्स सर्विसेज, ताकि हम वो बिजनेस में जाएं और लोगों की ज़रूरत को पूरा करें। वो कुछ भी हो सकता है, एक चश्मा हो सकता है, जूते हो सकते हैं, सॉक्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। उसका प्रोडक्शन करना है गुड्स और सर्विसेज का, और लोगों में लेन देन। अगर लोग ही नहीं रहे तो ये गुड्स और सर्विसेज हम किसको देंगे? तो एक दूसरे को ही हम आदान प्रदान करते हैं गुड्स का। तो ये एकदम सादी और सिंपल भाषा में मैं आप सभी को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो हमें सबके बिजनेसेस होंगे यहाँ, तो उसको रिप्रेजेंट करो ऐसे प्लेटफॉर्म पे, एक दूसरे से जुड़ना है। अब बिजनेस जो होता है, जैसे अभी सॉल्यूशन, अब किसी के लिए जैसे अभी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं हमारे पास। लिमिटेड रिसोर्सेज मतलब क्या होता है? जैसे अभी पानी आने वाले दिनों में ख़त्म होने वाला है, सब लोग ये बोल रहे हैं, तो पानी के ऊपर ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और हवा के माध्यम से ही। तो आने वाले दिनों में पानी ख़त्म होने वाला है, तो अल्टरनेट ऑप्शन यानी सॉल्यूशन ढूंढते हैं। सॉल्यूशन अगर है आपके पास तो सोलर एनर्जी आई, तो सोलर एनर्जी अगर आई तो वो सॉल्यूशन मिलने के बाद वो बिजनेस चल रहा है। यानी हम ऐसे बिजनेसेस को ढूंढना है और एक दूसरे की ज़रूरत को समझना है ताकि हम वो बिजनेस को कर सकें। अब बहुजन, अभी ये एकदम सिंपल वर्ड्स में मैंने आपको समझाया। अब बहुजन का मैं एब्रीविएशन करती हूँ, अगर परमिशन हो तो। एब्रीविएशन मतलब क्या? हर एक अल्फ़ाबेट का मतलब। बी फॉर बहुजन का बी फॉर बाइंड, हमको बाइंड होना है और क्लस्टर फॉर्म करना है। क्लस्टर यानी जैसे अभी आपके पास भी पेन बनाने की फैक्ट्री है लेकिन कुछ कमी है, आपके पास भी पेन बनाने की फैक्ट्री है लेकिन कुछ कमी है, तो ऐसे पेन बनाने वाली फैक्ट्रीज को क्लस्टर कर लीजिए। और गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे स्कीम्स हैं, उसमें आप इन्वॉल्व हुइए ताकि आपकी बिजनेस को बढ़ावा मिले और गवर्नमेंट भी आपको सपोर्ट करे। क्लस्टर बनाना है। ए फॉर एटीट्यूड, आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है आपके बिजनेस की तरफ, नेगेटिविटी नहीं लानी है। एच फॉर हॉनेस्ट रहना है। हॉनेस्ट मतलब यानी कि आपको सच्चे दिल से वो काम आपने चूज कर लिया तो बस वो एक काम आपको करते ही रहना है, चाहे फिर ज़मीन आसमान कुछ भी बोले, उसमें रास्ता निकलेगा और अपने लोगों को लेकर चलना है। तो बी फॉर व्हाट? बाइंड, क्लस्टर मिलके करना है। ए फॉर एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड। एच फॉर हॉनेस्ट। यू फॉर यूनिटी, तो है ही, पहले ही बाइंड हो गए।
अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे को समझ के लेना है। अगर आप में जो कमी है तो वो उसकी स्ट्रेंथ हो सकती है और उस व्यक्ति की स्ट्रेंथ आपकी कमी हो सकती है, क्योंकि हर एक व्यक्ति सारी चीज़ें नहीं कर सकता है। तो इसीलिए एक दूसरे, आप में ये क्वालिटी है, मुझ में ये क्वालिटी है, हम मिल जाते हैं और बिजनेस को बढ़ाते हैं। बिजनेस में मैं कुछ बोलना चाहूँगा। इकोनॉमी का सर ने टॉपिक दिया था कि भोजन इकोनॉमी कैसे बढ़े, तो मैं प्रैक्टिकली बात करूँगा। भोजन इकोनॉमी तभी बढ़ेगी आप लोगों की जब आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आओगे। ये कड़वा सच है, क्योंकि लास्ट का पैसा खाली मैन्युफैक्चरर को जाता है और उसके बाद जाता है सरकार को। अगर आपके भोजन इकोनॉमी आपकी होगी तभी आपकी होगी जब आप मैन्युफैक्चरिंग का लास्ट का पैसा आपके पास आएगा। एग्जाम्पल मैं देता हूँ, समझ लीजिए एक मेरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, आपने मेरे से प्रोडक्ट लिया, रिटेल में सेल किया, ठीक है, और रिटेल में सेल किया, उसको आपने कंज्यूम किया, लास्ट का पैसा मुझे आया, मैंने वो पैसा मेरे घर में रखा और सरकार को खाली टैक्स दिया, हो गया, तो मेरी इकोनॉमी बढ़ी। अगर आप ट्रेडिंग करते हो या सर्विस रिलेटेड बिजनेस करते हो तो क्या हो गया, आपने सर्विस प्रोवाइड किया, आपने ट्रेडिंग किया, आपने माल बेचा दूसरे को, फिर आपने अपने पास पैसा रखा, अपना प्रॉफिट ऑफ मार्जिन थोड़ा रखा और बाद में मैन्युफैक्चरर को दे दिया, तो आपकी इकोनॉमी कहाँ बढ़ी? सर्विस सेक्टर में। सर्विस सेक्टर में इकोनॉमी नहीं बढ़ती। अगर सर्विस सेक्टर में इकोनॉमी बढ़ती रहती तो सरकार ने सारी जो योजनाएं होती है ये मैन्युफैक्चरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड बिजनेस को ही होती है, फिर सर्विस सेक्टर को क्यों नहीं देती है? क्योंकि आपकी आइडेंटिफिकेशन तभी बनेगी जब आप सरकार को टैक्स दोगे, जब आपके पास खुद का पैसा डेवलप होगा। खुद का बोले तो इंडिविजुअल पैसा डेवलप होगा तो ही आपको लोग जानेंगे, आपकी इकोनॉमी को जानेंगे और आपको पहचानेंगे। तो इंडस्ट्रियलाइजेशंस की जो सरकारें बात करती है, कंट्रीज बात करती है, वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करती है। अगर आज मैं यहाँ बैठा चाइना की, जापान की, अमेरिका की, ऑस्ट्रेलिया की, किसी भी कंट्री की बात करूंगा, जो जो हमारे से आगे है उनमें सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स है। मैन्युफैक्चरिंग चाइना में बहुत हो रहा है, इसलिए आप खरीद रहे हो, आप इन्वेस्ट कर रहे हो, पैसा अल्टीमेट लास्ट में किसके पास जा रहा है? ये तो भोजन इकोनॉमी कब होगी? जब आपकी सही में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चालू होगी। अब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट छोटा बड़ा इससे कोई लेन देन नहीं होता है। मैं अभी इतने महिला बचत गट के लिए भी काम कर रहा हूँ, लोगों ने दिवालियों में अपनी मशीन्स के प्रोडक्ट निकाल लिए साहब, ठीक है, तो वो मशीनें से भी 50-50 हज़ार की है और वो मगर वो खुद के मैन्युफैक्चरर है। तो अगर भोजन इकोनॉमी क्रिएट करना है तो एक लूपिंग साइकिल क्रिएट कीजिए। लूपिंग साइकिल क्या बोलता है कि एक मैन्युफैक्चरिंग अपना ही छू, प्रोडक्ट सेल करने वाला भी अपना हो, मगर बायर हजारों हो जाए। अपने समाज का बायर नहीं रहता तो भी चलता। इसकी वजह मैं क्या बताता हूँ, अपना बंदा तो लेगा, मगर आप पॉपुलेशन में कितने लोग हो, आपकी परचेसिंग पावर कितनी है, ठीक है, हमारी कितनी आय इनकम है? 1 लाख। अगर मैं एक अच्छा प्रोडक्ट बनाऊंगा तो 1 लाख की टीवी तो भी आती, क्या अच्छी नहीं आती है ना? तो हमारा बाइंग पावर भी छोटा है ना, तो हमारे को बहुत सारा लोगों को देखना पड़ेगा। तो जब हमको बहुत सारा सेक्टर्स, कस्टमर कोई भी चलेगा, मगर फर्स्ट प्रेफरेंस हमारे को हमारे ही उद्योगों के उनके प्रोडक्ट बाय करने के लिए देना चाहिए, मैक्सिमम नंबर, मगर कस्टमर कोई भी हो। ये मत कहूँ मैं सर, ठीक है। तो ये हो गई आपके कस्टमर कौन हो सकते हैं। अगर आपको पैसा बनाना है, अभी देखिए पिछले मैं 10 साल से 15 साल से ये काम कर रहा हूँ और इंडस्ट्री में भी मेरे को 16 साल हुए हैं। मैंने जितना अपने लिए ग्रोथ किया, जितना सीखा, मैं कोशिश करता हूँ कि आप समाज में, फिर वो अभी कोई भी समाज को मैं समाज में बांटने की कोशिश करता हूँ। जितना मेरे को आता है मैं बांटने की कोशिश करता हूँ। और ऑल ऑफ यू आर वेलकम। आप शाम की रात अपनी है, 7 बजे के बाद मैं 11-12 बजे तक आज भी ऑफिस में बैठता हूँ और सैटरडे संडे अपना है, बाकी के दिन मैं बिजनेस करता हूँ मेरा। तो आप आ सकते हो, मैं आपके साथ काम करूंगा, मेरा जितना भी नॉलेज है आप दे सकते हो। और अभी मैं सॉरी, इस प्रोग्राम के बाद मैं आप लोगों का सुन नहीं पाऊंगा, उसके लिए भी सॉरी कि मैं आपके इनपुट्स अपनी इसमें नहीं डाल पाऊंगा, आपसे कुछ नहीं सीख पाऊंगा, मगर मैं आपके साथ हैंड होल्डिंग का काम कर सकता हूँ। अब बात है कि
बहुजन इकोनॉमी और स्ट्रांग कैसी बने, और आपको कोई भी सरकार बैठे, आपका दखल अंदाजी आपके बारे में कब लिया जाएगा? वो तब ली जाएगी कि जब आप अपने आप को स्ट्रांग बनाओ। 1000 लोग स्ट्रांग बनने की जरूरत नहीं है, 1000 लोग स्ट्रांग बनने की जरूरत नहीं है। अगर हम में से 10 लोग भी स्ट्रांग बन जाए ना, तो भी सरकार किसी की भी हो, वो आपका दखल अंदाजी लेगी। अब स्ट्रांग बनने के लिए सबसे पहले, आज तक का मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस है, खुद के बलबूते पे कोई स्ट्रांग नहीं हो सकता। ना अमिताभ मेश्राम हो सकता, ना दीप सर हो सकते, ना विक्रम सर हो सकते, या बैठे कोई नहीं हो सकता। सरकार के स्कीमों का फायदा उठा के ही आप स्ट्रांग हो सकते हो, ये अपने दिल में बात जान लो। अगर सर ने बोला कि मैं आपको 2 करोड़ रुपया देता हूं, तो साहब मैं बोलता हूं, साहब मैं 20 करोड़ की इंडस्ट्री डाल के दिखा सकता हूं। मी वनराग हेल्थकेअर प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीमध्ये डिस्ट्रीब्युटर म्हणून काम करते आणि प्रत्येक महिन्याला मी 1.5 ते पावणे 2 लाखाचा माल घेते आणि मला माझं इन्कम 40 ते 45 हजार रुपये मला मिळते आणि मी खूप साऱ्या महिलांना स्वयंरोजगार दिलेला आहे। माझे प्रोडक्ट हे होममेड प्रोडक्ट आहे। गोट मिल्क सोप, ॲलोवेरा सोप, व्हाईटनिंग सोप, विटॅमिन सी सिरम, त्याच्यानंतर हे क्रीम आहे ऑल टाईप स्किनसाठी, पिंपल क्रीम, त्याच्यानंतर ही ज्याचे पिगमेंट, ज्याचे जास्त डार्क असतात त्याच्यासाठी ही क्रीम आहे ती, आणि ही लिप बाम, जेंट्ससाठी ऑइल, हेअर ऑइल, शॅम्पू, पॅन्टी लायनर, पॅड्स, इतके माझे प्रोडक्ट्स आहे। आता प्रिमा प्रॉपर्टीज प्रायव्हेट लिमिटेड आणि ABNT प्रॉपर्टीज प्रायव्हेट लिमिटेड म्हणून टुरिझमचे जे काम होते, आम्ही त्याच्यामध्ये सोशल इकॉनॉमीचा कन्सेप्ट जे आहे तिथं राबवला होता। तर मी तुम्हाला जे आहे आता माझ्या प्रोडक्टबद्दल सांगतो इथे। मी आता एक कंपनीसोबत काम करत आहे, त्या कंपनीचं नाव आहे क्रिप्टो डेटा। हे जे आता जे 21st सेंचुरी जे आहे, हे एक डिजिटलायझेशन आहे, एक रिव्हॉल्युशन आहे याच्यामध्ये, डिजिटलमध्ये। याच्यामध्ये जे आहे म्हणजे खूप साऱ्या लोकांनी याच्यामध्ये खरबो अरबो रुपये कमवलेले आहे। आपल्या नागपूरमध्ये जवळपास 500 करोड रुपयाचे लोक आहेत, आणि टाटा झालं, अमिताभ झालं, अंबानी झालं, हे खूप साऱ्या लोकांनी याच्यामध्ये इन्व्हेस्टमेंट करून सुद्धा त्यांनी सुद्धा खूप सारे पैसे कमवले याच्यामध्ये। तर याच्यामध्येच काय झालं, हे पूर्ण डिजिटलायझेशन तर आलं, पण याच्यामध्ये काय झालं, आपली जी सिक्युरिटी जी आहे, हे सिक्युरिटी आपली याच्यामध्ये कॉम्प्रोमाइज झालेली आहे। सिक्युरिटी कशी कॉम्प्रोमाइज झालेली आहे की सपोज तुमची जी बँक आहे किंवा तुमचा जो पैसा आहे, हे तुमच्या आता काय तुमच्या मोबाईलमध्ये आहे, आणि हे याला VoIP म्हणतात, म्हणजे व्हॉइस ओव्हर इंटरनेट प्रोटोकॉल। म्हणजे तुमची सिक्युरिटी तर कॉम्प्रोमाइज झालेली आहे, कधी हॅक होऊ शकते। म्हणजे तुम्ही कोणत्या कंपनीमध्ये जर रजिस्ट्रेशन केलं, तुमचा ID पासवर्ड कुठे जातो, त्या कंपनीमध्ये जातो, तर त्याला इझिली हॅक केलं जाऊ शकते। म्हणून आज 37 सेकंदामध्ये एक अकाउंट कोणतंही हॅक होते वर्ल्डमध्ये, एवढं मोठं आहे। तर हे एक क्रिप्टो डेटा नावाची जे कंपनी आहे, त्या कंपनीनं हे सिक्युरिटीसाठी खूप सारे ॲप्लिकेशन्स बनवलेले आहे। ते ॲप्लिकेशन मी सांगतो, आणि त्याच्यानंतर आपल्याला त्याच्यामध्ये लाईफ टाईम कशा प्रकारचं एक पॅसिव्ह इन्कम भेटते ते तुम्हाला मी सांगतो। तर ही कंपनी याच्यामध्ये दिलेलं प्रायव्हसी इज द ऑर्डर, म्हणजे प्रायव्हसीसोबत कोणतंही कॉम्प्रोमाइज नाही, या अशा पद्धतीचं आहे। हे कंपनी रुमानियाची आहे। नेक्स्ट स्लाइड। हे कंपनीचं फिजिकल ऑफिस आहे रुमानियामध्ये याच्यामध्ये, आणि हे क्रिप्टो डाटा टेक्नॉलॉजी झायडन ब्लॉकचेन स्वतःची आहे। मी त्याच्यावर 2 मिनिटं स्पेशल घेतो, 5 मिनिटाच्या वर नाही घेणार सर मी। नेक्स्ट स्लाइड करून, नेक्स्ट करून। कंपनीची सुरुवात जी आहे म्हणजे 2013 मध्ये कंपनीने सुरुवात केलेली आहे, आणि बिटकॉइनची जी मायनिंग आहे याच्यामध्ये त्यांनी सुरुवात केली। मायनिंगमध्ये जवळपास 2013 ते 16 मध्ये हे युरोपची सर्वात मोठी कंपनी होती बिटकॉइनची मायनिंग। आता मायनिंग ही ब्लॉकचेनवर चालते, तर ब्लॉकचेनमध्ये यांनी खूप मोठं इन्व्हेन्शन केलं, आणि त्याच्यानंतर हे शोधून केलं VOBP, म्हणजे व्हॉइस ओव्हर ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल। आता हे थोडं म्हणजे नवीन शब्द आहे, तुम्हाला म्हणजे हे होईल, पण व्हॉइस ओव्हर ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल म्हटलं तर काय होते, आता जे इंटरनेट आहे, सपोज कोणी सपोज बोलत आहे फोनवर, तर त्याचं ते हॅक करू शकते, किंवा कोणी त्याला रेकॉर्ड करू शकते। तुम्ही जे पाठवलेला जो डाटा आहे तो कोणी हॅक करू शकते, पण हे ब्लॉकचेन प्रोटोकॉलमध्ये जे आहे, हे याच्यामध्ये
पीअर टू पीअर राहते, त्याच्यामध्ये कोणी तुमचा हॅक नाही करू शकत. मेरे फर्म का नाम है रित्विज कंप्यूटर एंड सर्विसेज. मैं सभी प्रकार के कंप्यूटर और लैपटॉप रिपेयर करता हूँ, और किसी का हार्ड डिस्क में या पेन ड्राइव में से डेटा डिलीट हो जाता है तो उसको रिकवरी भी करके देता हूँ. और मैं ऑफिस और होम नेटवर्किंग भी प्रोवाइड करता हूँ, और मैं सीसीटीवी कैमरा का इंस्टॉलेशन भी करता हूँ, उसका डेटा का बैकअप वगैरह लेना वो भी करता हूँ. और मैं एक जेएम जो गवर्नमेंट पोर्टल है मैं उसमें भी रजिस्टर्ड हूँ, उससे मैं टेंडर वेंडर सप्लाई करता हूँ. इवन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में मैंने कुछ मटेरियल सप्लाई भी किया है जीएम पोर्टल के थ्रू. माझे ॲक्च्युली 2 बिझनेसेस आहेत, पण मी सध्या आज एकच प्रमोट करायला आलो आहे, ते पॅथॉलॉजी. आणि माझ्याकडे सर्व प्रकारच्या पॅथॉलॉजी टेस्ट होत असतात. आणि मेन म्हणजे यासाठी आलो आहे की फक्त एक दिवाळी म्हणून स्पेशल एक आमच्याकडे सध्या सुरू आहे, ते 31 तारखेपर्यंत. म्हणजे नियर अबाउट 2 ते 3 हजाराच्या टेस्ट फक्त 1000 रुपयात होत आहे, म्हणजे 999 रुपयामध्ये. आणि खाली एक लिस्ट दिलेली आहे मी, थायरॉइड प्रोफाईल वगैरे, लिपिड प्रोफाईल, जे 500, 1000, 2000 अशा ज्या टेस्ट आहेत ते सरळ सरळ 50%पेक्षाही कमी दरामध्ये त्या अवेलेबल करून ठेवलेल्या आहेत. आणि ह्या सध्या स्पेशल आहेत, आणि ह्या 31 ऑक्टोबर 2022 पर्यंतच अवेलेबल आहे. जरी ॲडव्होकेट असली पण तरी मी ना एक म्हणजे एक बुक रिटन बाय मी, आणि हे पब्लिश आत्ताच केलं आहे मी नुकतंच धम्मचक्र प्रवर्तन दिनाला. आणि ह्याच्यातनं शारीरिक आणि मानसिक आरोग्य कसं राखलं पाहिजे ह्याच्याबद्दल शॉर्ट आणि इतकं म्हणजे मनाला भावेल इतकी छान इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे मी. आणि ते स्वतः मी करते आहे, माझ्या स्वतःच्या अनुभवातनं मी ते लिहिलेलं आहे. आणि आपल्या बच्चांचा अभ्यास कसा घ्यायचा, त्यांच्या टीचरशी आपले कसे रिलेशन असायला पाहिजे, स्कूलशी कसे व्हिजिट करायला पाहिजे वगैरे, हे सगळं इन शॉर्टमध्ये मी खूप छान दिलेलं आहे. म्हणजे ही स्वतःची तारीफ नाही, बट म्हणजे सगळ्यांना आवडेल असं मला आत्मविश्वास आहे म्हणून. आणि मला एक थोडंसं प्रोत्साहन पण द्याल तर मी अजून माझे काही लिहिलेले पुस्तक आहे ते पण मी पब्लिश करू शकेन अशी आशा करते. आणि याची किंमत फक्त 150 रुपीज ठेवलेली आहे मी. धम्मचक्र प्रवर्तन दिनाच्या वेळेस मी सूट दिली होती, पण मी ठरवलं होतं जे तिथे येतील त्यांनाच सूट दिलेली, 50 रुपीजची सूट दिली होती. पण त्याच्यानंतर मी जे ओरिजिनल किंमत आहे तेवढीच ठेवणार आहे. दोस्तों जय भीम. अब सभी ने अब अपने बिजनेस का परिचय दिया, मैं भी अपने बिजनेस का परिचय देना चाहता हूँ. और सबसे पहले मैं तो ये बताना चाहता हूँ कि भाई आपके पास जो भी पैसा है वो पैसे से काम कैसे करवाना. जब तक आप ये समझते नहीं कि पैसे से काम कैसे करवाना, आप कुछ नहीं समझेंगे. आप चाहे कोई भी बिजनेस में कितना भी लगाओ, ये सिंपल सा टेक्निक है जो गुजराती और मारवाड़ी लोगों में आया है, और जो उन लोगों ने वो पैसे पे पैसा कमाते हैं. अब आप बोलेंगे भाई कैसा, तो आपने वो स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड्स का तो आप नाम सुने ही होंगे. अभी वो ऐड आती है आजकल सचिन तेंदुलकर की. तो म्यूचुअल फंड्स में यदि आप पैसा लगाते हैं तो डेफिनेटली वो आपको एवरेज अच्छा गेन देता है, वो तो हम बता नहीं सकते. तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं खुद म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर भी हूँ, साथ ही साथ मैं सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हूँ. और अपने समाज में एक बम्बई में है फूले करके, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, और मैंने भी ऑन द वर्ज ऑफ रिटायरमेंट ये सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर ये कोर्स, अमेरिकन सर्टिफिकेशन कोर्स किया है बम्बई से. और ये मैं फाइनेंशियल वेल्थ चेकअप करने के लिए यूटिलाइज करता हूँ. तो यदि किसी की भी फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप करना है तो प्लीज़ आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये सब करवा दूंगा. माझं म्हणजे एक तर कन्स्ट्रक्शनचं काम आहे, सोबत माझा येणाऱ्या काळात ट्युशनचं एक काम आहे. ट्युशनच्या कामामध्ये जे सहयोगी असतील त्यांना सोबत घ्यायचं आहे. कमीत कमी नागपुरात बाहेरचे लोक येतात, कमवून जातात. आम्ही काय करतो, आमचाच पैसा बोल जातोय. कमीत कमी 4,000 स्टुडंट आपले 2-2 लाख देतात. कॅल्क्युलेशन करा किती होते. त्याच्यात जर अर्धाही पैसा आपण वाचवलं ना, हळूहळू वाचवलं तर बरंच काय होतंय. तर माझी संकल्पना ही आहे डोंगरे साहेबांना की माझे दोन स्पॉट उत्तर नागपूर मी सांभाळून घेईल. मला दक्षिण, पश्चिम आणि पूर्वालाही मी कोशिश करून राहिलो. तर पूर्ण 5 एरियामध्ये 10 ट्युशन जर
लाभले तर आपला एक युनिट होईल आणि एकच नावाने ते ट्युशन राहील, तर त्याचा भरघोस आपण ॲडव्हर्टाईज बी करता येईल. तर अशा प्रकारे काही लोक मिळत असतील तर तुम्ही मला प्रोव्हाइड कराल हीची विनंती. आपण बिझनेस करत असतो तर बिझनेस करताना माझा जो अनुभव आहे म्हणजे जो प्रोफेशनल अनुभव आहे त्याच्यावरून सांगतो की भरपूर लोक फक्त बिझनेस करायचा म्हणून करतात. काहीतरी कोणीतरी सांगतो किंवा कुणाचं तरी ऐकलं किंवा अशा प्रोग्राममध्ये गेले आणि तिथे अटेंड केल्यानंतर किंवा काही सेमिनार होतात तिथे जातात. त्यांचं ऐकल्यानंतर त्यांना वाटते की आपण काहीतरी सुरू करायला पाहिजे आणि सुरू करतात. पण त्याच्यासोबत काय काय गोष्टी गरजेच्या असतात त्याकडे आपलं लक्ष नसतं. महत्त्वाचं जसं आता अमिताभ सर बोलून गेले, मॅडम बोलून गेले की आपण गव्हर्नमेंटच्या स्कीमचा फायदा घेतला पाहिजे. पण गव्हर्नमेंटच्या स्कीमचा फायदा घेण्याकरिता काही कंडिशनसुद्धा असतात आणि त्या कंडिशन आपल्याला तेव्हा लक्षात येतात जेव्हा आपल्याला पैशाची गरज असते. म्हणजे बिझनेस आपण सुरू करून खूप दिवस झालेले असतात, म्हणजे खूप दिवसापासून आपण करत असतो, पण त्या बिझनेसचा आपण डॉक्युमेंटेशनमध्ये कुठेच त्याला निर्माण आपण केलेलं नसते. त्या बिझनेसचं खूप साऱ्या लोकांकडे रजिस्ट्रेशनच नसतो, फक्त बिझनेस करत असतात. किंवा रजिस्ट्रेशन असेल तर त्याला ते ॲज अ इन्कम म्हणून त्यांच्याकडे काहीच प्रूफ नसतो. ते स्वतःचा ITR सुद्धा फाईल करत नाही. तर जोपर्यंत त्यांच्याकडे ITR नसेल तर ते जसं एखादी सॅलराईड व्यक्ती असतो तर त्याला त्याच्या एम्प्लॉयरकडून सॅलरी मिळते आणि सॅलरी मिळल्याचं त्याच्याकडे एक बँकेच्या पासबुकमध्ये एक ट्रान्झॅक्शनचा अमाऊंट असतो किंवा त्याला फॉर्म नंबर 16 इश्यू केला जातो वर्षातून एकदा. तर त्याच्या माध्यमातून त्याचा इन्कम किती आहे हे कोणालाही लक्षात येईल ते फॉर्म नंबर 16 बघितल्यानंतर किंवा त्यांच्या बँकेचं पासबुक बघितल्यानंतर. पण कुठेतरी बिझनेस करणाऱ्या व्यक्तीचा समजा त्याने वर्षभरात 20 लाखाचं, 30 लाखाचं, 40 लाखाचंही टर्नओव्हर जरी केला असेल, पण त्याचा अल्टिमेटली इन्कम किती आहे हे जोपर्यंत तो ITR भरणार नाही तोपर्यंत तो कुणाला सांगू शकणार नाही की माझं हे इन्कम आहे. आणि ITR सोबत जसं एखादी बिझनेस करणारा व्यक्ती असेल तर त्यांनी फायनान्शियल स्टेटमेंट ज्याला म्हटलं जाते, प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट आणि बॅलन्स शीट, हे मी जे एकदम छोटं बिझनेस करतात त्यांच्याकरिता सांगतोय, कारण की ते लोक ह्या गोष्टीकडे अगदी लक्ष नसते आणि हे अगदी बेसिक डॉक्युमेंट असतात एखाद्या बिझनेसचं प्रूफ असण्याकरिता. खूपदा असं होते की तुमच्या खिशात जरी पैसे नसले ना, पण तुमच्या डॉक्युमेंटवरती रिफ्लेक्ट करत आहे की तुमच्याकडे एवढं असेट आहे किंवा तुम्ही एवढ्या अमाऊंटचा टर्नओव्हर केलेला आहे किंवा मागच्या काही वर्षामध्ये तुम्ही एवढा टर्नओव्हर केलेला आहे. तर त्या बेसिसवरती आपल्याला खूप सारे कामं भेटण्याकरिता मदत होत असते. म्हणजे आपण कधी एखाद्या टेंडरसुद्धा फाईल करायला जातो तर तिथे टेंडरमध्ये कंडिशन असते की लास्ट 3 इयर्समध्ये तुमचा टर्नओव्हर किती होता किंवा तुमचं इन्कम किती आहे. किंवा आपण बँकेतही जातो जेव्हा लोन घ्यायला तर त्यावेळेस सुद्धा विचारलं जाते की तुमच्याकडे ITR आहेत का. 3 वर्षाचे मागतात, मग आपण त्या दिवशी धावतो की 3 वर्षाचे आता कसं काढायचे. तर ह्या सर्व गोष्टी ज्या खूप छोट्या गोष्टी असतात पण याच्याकडे आपलं लक्ष नसतो. तर मला हे सांगायचं आहे की ह्या गोष्टीकडे आपण लक्ष दिलं पाहिजे. मेरे फर्म का नाम ASM राघव एंटरप्राइज है. ये कंपनी मैंने लॉकडाउन में खुद ने बनाए थे और इसकी वेबसाइट भी है www.asm राघव एंटरप्राइज, ये भी मैंने डेवलप की है. तो मेरा बस यही कहना है कि आपको बिजनेस करने के लिए फंड कैपिटल की गरज नहीं है. आपको बस एक आपका ब्रेन होना, आपके ब्रेन को एक चालना देने को होना कि आपको करना क्या है. और साथ में मेरा कंस्ट्रक्शन का काम चलता है, KK कंस्ट्रक्शन, मेरे दोस्त है किरण कामड़े, उसके साथ में भी काम चल रहा है. कैपिटल हाइट्स के बाद में जो सबस्टेशन है वहाँ पे 16 करोड़ का प्रोजेक्ट है, तो वहाँ पे KK कंस्ट्रक्शन का चल रहा है, मेरा ही फ्रेंड है, तो उसमें भी साथ में मिलके हमने काम किया. देन ईसा सनी में हमारा एक प्रोजेक्ट है कंस्ट्रक्शन का जो कि मे बी वो 20 या 24 लाख का प्रोजेक्ट है. तो और ये हम दोनों काम कंबाइन करते हैं. तो अगर बस मुझे यही बताना है कि सर कि आपका अगर इरादा पक्का हो ना तो आप कुछ भी कर सकते हो. नथिंग इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इम्पॉसिबल, जस्ट यू हैव टू द विजन टू सी द युअर गोल. तर एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे दीप जे आहेत प्रकाश देणारे असतात नाही का, म्हणून ते आम्हाला तुम्हाला सर्वांना प्रकाशमान करण्यासाठी त्यांची मानसिकता वाटते, एकंदरीत असं वाटते मला. परंतु
याचं जे चर्चासत्राचं जे हे आहे, बहुजन समाज का आर्थिक विकास. आता बहुजन समाजाचा आर्थिक विकास, तर याच्यामध्ये मला आता पूर्ण बहुजन दिसत नाही आहेत. आपण विकास तर म्हणतो बहुजन समाजाचा, परंतु एकंदरीत मला वाटते बहुजन याच्यामध्ये कमीच आहेत. मग विकास होईल कसा? बहुजनच नाही तर मग विकास होईल कसा? परंतु प्रकाशमान करण्याचं जे दीपचं स्वप्न आहे ते साकार व्हावं अशी आमची मनापासून इच्छा आहे. तर त्यासाठी मला जे वाटते, आज परिस्थिती अशी आहे की भाई गरीब मुलाची शाळा बंद आणि प्रायव्हेट याला चान्स. जे आता झेडपीच्या शाळेमध्ये किंवा नगर परिषदच्या शाळेत आहेत पोरं, तर त्या शाळा येणाऱ्या काळात फटाफट बंद होऊन राहिल्या. आणि ज्या खाजगी शाळा आहेत त्यांना संधी आहे, आणि ह्या सरकारी शाळेला बंदी आहे. तर मग समाज तर आपला पूर्ण हे आहे, म्हणजे गरिबी रेखाखाली, म्हणजे अजूनही 75% किंवा 80% समाज आहे आपला. आपण शहरात आलो आणि थोडा बहुत आपल्याला म्हणजे नोकऱ्या चाकऱ्या बाबासाहेबांच्या प्रयत्नानं लागल्या म्हणून आज तुम्ही बोलू शकता, चालू शकता, आणि दीपसारखं प्रज्वलन करू शकता. परंतु आज जो 75% समाज खेड्यामध्ये आहे त्याच्यासाठी काय? आणि दुसरा कन्सेप्ट जो तुमचा समाजानं या क्षेत्रात उतरलं पाहिजे. तर यापूर्वी जे बोलून गेले तथागतवाले की ठीक आहे आपण चालू केलं, कस्टमरचं काय? मग तुमचे का फक्त बुद्धिस्ट समाजाचेच कस्टमर राहतील का? तुम्ही समजा ते याच्याद्वारे बिझनेसही चालू केला तर कोणत्याही बिझनेससाठी कस्टमर पाहिजे ना. तर मग कस्टमरसाठी मग समाज निर्मिती झाली पाहिजे. तर माझ्या मतानं असं वाटते की ह्या कॉन्सेप्ट जर तुम्हाला चांगल्यापणाने किंवा प्रभावीपणे राबवायचा असेल, तर आता जी स्थिती निर्माण झालेली आहे की गरिबांना शिक्षणाची संधी नाकारण्याचं हे बिलकुल म्हणजे प्रायमा फेसी हे आहे. जर ते शिक्षणच घेणार नाहीत तर दीपसारखी इथं प्रज्वलन करणार नाहीत. जे प्रकाशमान करण्याचा ते प्रयत्न करतात, जर त्यांना शिक्षणच मिळणार नाही तर आज शिक्षण घेतलं दीपनं म्हणून तो थोडासा एज्युकेट झाला, आणि एज्युकेट होऊन आज आपल्या सर्वांना मार्गदर्शन करून याच्यामध्ये तो पुढाकार घेऊन प्रमोट करत आहे. चांगली गोष्ट आहे. परंतु पुढच्या जनरेशनचं काय? तर याच्यासाठी मला असं म्हणजे प्रामुख्याने वाटते की जर आपण ज्या गरिबाचे पोरं आहेत, म्हणजे कष्टकऱ्यांचे पोरं आहेत, शेतकऱ्याचे पोरं आहेत, अशा पोरांसाठी जर आपण काही शिक्षणाच्या संधी किंवा त्यांना प्रमोट करण्याच्या काही अकॅडमी वगैरे असे हे करून त्यांना कसं भरारी मारता येईल याच्यासाठी जर प्रयत्न करू तर आपल्याला निवड आपल्याच समाजाचे लोक मिळणार नाहीत, तर ते आपल्याला पूर्ण बहुजन समाजाचे लोक मिळतील. ते तुमचे कस्टमरही होतील आणि तुमचा हाही जो व्यवसाय आहे ज्याची तुम्ही संकल्पना करत आहेत तोही प्रभावीपणे पुढे जाईल असं मला वाटते.